छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। ऐसे में जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का बस्तर दौरा हो रहा है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी की सभा के बाद अब बस्तर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं राजनाथ सिंह ने भी दंतेवाड़ा के गीदम में जनसभा को संबोधित किया। बस्तर में राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकारें आते ही जाति आधारित जनगणना कराई जाएंगी। महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 गुना वेतन देंगे। राहुल ने कहा कि पूरा देश एक वर्ग चला रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। बजट का निर्णय भी ये 90 लोग करते हैं। जाति जनगणना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि कौन कितने का हकदार है। सरकार आती है जाती है जनगणना होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा और ऐसे में जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का बस्तर दौरा लगातार जारी है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने में लगे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी की सभा के बाद अब बस्तर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां हम आपको बता दें, बस्तर में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकारें आते ही जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। महिलाओं को 50% आरक्षण में सरकारी नौकरी में देंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 गुना वेतन देंगे। राहुल ने कहा कि पूरे देश में एक वर्ग चला रहा है। हिंदुस्तान की सरकारों को 90 अफसर चलाते हैं। बजट का निर्णय भी ये 90 लोग करते हैं। जाति जनगणना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि कौन कितने का हकदार है। सरकार आते ही जाति जनगणना होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बस्तर दौरे पर राहुल गांधी जो है वहां आज पहुंचे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस्तर दौरे पर है। हालांकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहां पर पहले कांग्रेस की ही सरकार रही है और अब यहां पर बीजेपी की सरकार आ गई और अब यहां पर लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक है, पहले चरण के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने वाले हैं। यहां पर बस्तर दौरे पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जाके सीधे सीधे मंच से भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को 90 अफसर जो है चलाते हैं और जाति जनगणना की बात भी उन्होंने राहुल गांधी ने वहां मंच से की। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ बी महेश राव संवाददाता बस्तर से जुड़ गए। जी महेश, जैसा कि यहाँ पर बस्तर दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आदिवासियों का ये क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पीएम मोदी की लहर जो चल रही है, इस पे अब यहाँ पर कांग्रेस के जो राहुल गांधी पहुंचे, इनका जादू कितना चलेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव जो प्रथम चरण का जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है जी, और तारीख भी नजदीक है, आगामी 19 तारीख संपन्न होगा, तो इसमें प्रमुख दल जो है भाजपा हम बात करें या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दल जो है अपने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पे बस्तर लोकसभा सीट पर उतार रहा है और हर जगह जगह आज हम जैसे बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में जो लोकसभा उम्मीदवार जो है पूर्व कवि कवासी लखमा और उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पर या फिर मतदाताओं से अपील करने के लिए एक चुनावी महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और स्टार प्रचारक भी है, वो कांग्रेस पार्टी थे, तो वो यहाँ पे काफी मोदी को आड़े हाथों लेते हुए गरीबों की सरकार नहीं होना और हम मतलब लाभ देंगे, इस प्रकार की बातों को यहाँ पे रखा है। और वहीं बात करें तो मोदी इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी और हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार यहाँ पर है वर्तमान में, तो उन्होंने ये भी अपील किया था कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार पुनः स्थापित होगी जिसमें लोगों को फायदा होगा। जी महेश, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार वहां पर थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या लगता है जब कांग्रेस एक बार अपना भरोसा यहाँ पर खो चुकी है तो वहां पर बस्तर में दोबारा कांग्रेस पर भरोसा वहां की जो जनता है जता पाएगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको कि जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई थी काफी लेट लतीफ हुआ था और भाजपा सबसे पहले यहाँ पे उम्मीदवारों की घोषणा की छत्तीसगढ़ के ओवरऑल 11 लोकसभा सीटों पर। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि भाजपा कहीं ना कहीं पहले से तैयारी करके रखा हुआ है। और हम बात करें यहाँ पे 12 भाजपा के जो अन्य विंग है, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी सपोर्टिंग जो विंग है वो लगातार यहाँ पे चुनावी माहौल को यहाँ पे बना रहे हैं और गांव गांव में जाकर के मतदाताओं को रिझा रहे हैं और अपने तरह से
और लेकिन मैं आपको पूरा बता दूं कि बस्तर संभाग का जो सीट है, यहाँ पे दो प्रमुख पार्टियों की अपेक्षा और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे मौजूद है जो क्षेत्रीय दलों से हैं। तो वो आदिवासी बहुल्य इलाका होने की वजह से क्षेत्रीय पार्टी के दलों के जो उम्मीदवारी से या कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान होता नजर आ रहा है। और लेकिन जो अब लगातार जो पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा ने ताकत झोंक दी है, ये हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं कवासी लखमा। इसको लेकर के कयास ये भी लगाया जा रहा है, जगह जगह यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी जो है कवासी लखमा दिन रात यहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को रुझा रहे हैं और वो वोट आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं भाजपा भी अभी पीछे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर वो भी मोदी और कल यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका रोड शो हुआ था, है ना, उसमें भी काफी भीड़ यहाँ पे देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों जो मुकाबला काफी रोचक मुकाबला है और आदिवासी बहुल्य इलाका होने की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नक्सल, प्रदेश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है जो बस्तर जो इलाका है जी, जो 8 विधानसभा से यहाँ पे है। तो पूरे बात करें भोपालपट्टनम और कोंटा और ये बात करें तो हम ये पड़ोसी राज्य से नक्सल माना जाता है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये सीमा इलाके के ये माना जाता है। तो ये नक्सल प्रभावित इलाका होने के साथ में ये अंतिम तौर पे कवासी लखमा का नाम आना, ये हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। जी जी, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जब भी कांग्रेस के जो है अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष, वो जब भी मंच पे जाते हैं सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधते हैं और यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है। यहाँ पर उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा और साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही है। जहां भी जाते हैं जातीय जनगणना कराने की बात जरूर करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने आज सभा में जातीय जनगणना की बात कही है और तो उसमें ये समझ में आता है कि जो ओबीसी के जो वोट बैंक हैं वो साधने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल देश में। अब जिस इलाके में जाते हैं, जिस प्रकार के जो वोट बैंक रहते हैं, उस प्रकार की बातें करते हैं। ये अपने तौर तरीके अलग अलग है। तो आज भी साफ तौर से देखने को मिला है राहुल गांधी का आदिवासी बहुल्य इलाका होने की वजह से आदिवासियों की जनगणना करने की बात कह रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये अपने वोट बैंक को साधने की एक बहुत बड़ी एक कोशिश है। जी जी महेश, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खबर सहारनपुर से है, जहां पर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने मिशन 80 पर है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। बता दें कि सहारनपुर और कैराना लोकसभा जीतने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बोटी बोटी करने की बात कहते थे, आज वे राम का नाम जप रहे हैं। जनता सपा बसपा कांग्रेस को पहचान चुकी, विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी तरीके से हार रहे हैं। हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है, 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण से 7वें चरण तक सभी सीट हम जीतते आ रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है, 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ संगठन के साथ बैठेंगे और फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्साह जबरदस्त है, विपक्ष निराशा के गर्त में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर कलह का शिकार है, उसके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही जो सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो वो सहारनपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जो लोग बोटी बोटी करने की बात करते थे, अब वो राम की शरण में हैं। और यहाँ पर उन्होंने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। बता दें कि सहारनपुर और कैराना लोकसभा जीतने के लिए तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है।
और इस दौरान उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग बोटी बोटी करने की बात कर रहे थे वे आज राम का नाम जप रहे हैं। जनता सपा बसपा कांग्रेस को पहचान चुकी है। विपक्ष हताश और निराश है क्योंकि उसे पता है कि बुरे तरीके से वे हार रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये कहा कि हर गली मोहल्ले में एक ही आवाज निकल रही, 400 पार, इस बार फिर मोदी सरकार। तो अब साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि हम इस बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे और सभी सीटें यहां पर जीतने की उन्होंने उम्मीद भी जताई है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जो कि लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी अनूप, जैसे कि यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तंज कसा है। मौर्य का कहना है यहाँ पर कि जो लोग बोटी बोटी करने की बात करते थे अब वे राम की शरण में है। उनके इस संदेश के पीछे क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, अभी केशव प्रसाद मौर्य भी इस फील्ड में आ गए हैं और आज कह सकते केशव प्रसाद मौर्य की सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने ये कहा था कि जो है विपक्ष की 3 यार हैं जिसमें मुख्तार, अतीक और आजम खान है। इसको लेकर उन्होंने जो है विपक्ष पे तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इमरान मसूद पहले बोटी बोटी की बात कर रहे थे, आज वो जो है भगवान राम की शरण में है। इससे पहले भगवान राम के नाम से लोग भागते थे। 22 जनवरी को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके बाद से लगातार विपक्ष जो है ये हताश और निराश हो चुका है। जो पहले भगवान राम से भाग रहा था, आज वो भगवान राम की शरण में है। तो लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, जिसके कारण उनके विधायक वगैरह भी बाहर कहीं न कहीं जो है उनसे हटे और उसका आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। जबकि हकीकत यह है कि ये सब राम विरोधी हैं और विपक्ष कहीं न कहीं जो है भगवान राम की शरण में आना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहा है। वो हताश है, निराश है और कहीं न कहीं वो भगवान राम की शरण में भी आ रहे हैं। और इसका ये जीता जागता उदाहरण है। इसमें इमरान मसूद जो पहले कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था कि हम बोटी बोटी कर देंगे, आज वो उस चीज से पलट करके भगवान राम की शरण में है और विपक्ष पूरी तरीके से हताश और निराश। और इसकी बार 400 पार जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो पूरी तरीके से पूर्ण होता दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी अनूप, यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बात भी ये भी कही है कि हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने की उन्होंने यहाँ पर बात कही है। क्या लगता है, क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंट है? जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संसद में कहा था कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 400 सीटें एनडीए गठबंधन की आएंगी। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने पूरी तरीके से कमर कर रखी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक विपक्ष की केवल एक रैली हुई है, वो भी अखिलेश यादव की पीलीभीत पे कल। उससे अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कोई भी रैली उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है। विपक्ष एकजुट नहीं नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं जो एनडीए गठबंधन है, केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार गली मोहल्ले पे जो आवाज आ रही है, वो उसी के बिहार पे कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार गली गली से आवाज आ रही है, क्योंकि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। न विपक्ष की कोई संयुक्त रैली हो रही, न विपक्ष का कोई प्रचार हो रहा है, न विपक्ष के नेता निकल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एनर्जी का काम कर रहा है, उसको फायदा पहुंचा रहा है। इसी के बिहाफ पे वो ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो गली गली से आ रहा है। जी, तो क्या लगता है ये विपक्ष की जो लेट लतीफी है यहाँ भाजपा के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब आप वोटर से संवाद नहीं करेंगे, उसके बीच में नहीं जाएंगे, तो वोटर आपकी तरफ नहीं आएगा। जब उसको ये लग रहा है कि केवल एक ही पार्टी है, कोई फाइट में नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है और एक तरफ का जो है एक ही पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं, केवल आपको बता दें कि देखिए पश्चिमी यूपी से चुनाव की तैयारी हुई और वहीं से आरंभ हुआ। पश्चिमी यूपी में अमित शाह सबसे पहले जो है रैली की, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही। इससे पहले 5 जो है दिनों में 15 रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो इस तरीके से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व, प्रभारी मंत्री,
बूथ और पन्ना प्रमुख से लेकर सभी पूरी तरीके से लगे हुए हैं चुनाव में, और वो जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, वहां लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, रात्रि प्रवास कर रहे हैं, दलितों के घर भोजन कर रहे हैं। तो उनका पूरा संगठन लगा हुआ है। वहीं अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से कमरे में बंद है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करता है कभी कभी, लेकिन अभी तक उनकी कोई संयुक्त रैली उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। और जबकि आपको बता दें, तीसरे चरण का जो चुनाव है वो जो है उसका नामांकन चल रहा है। तो जब इस स्थिति आ रही, 7 चरण में 3 चरण आपके गुजर चुके हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है फाइट में आ रहे हैं, लड़ाई में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए विपक्ष उससे हमलावर है, और विपक्ष का ये कहना है कि हम ही मार्केट में हैं, हम ही जनता के बीच है, और हम ही जीतेंगे, और हमारी ही सीटें 400 पार निकलेंगी। जी बिल्कुल अनूप, कहीं ना कहीं विपक्ष की लेट लतीफी यहाँ पर भाजपा सरकार के लिए वरदान साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए अनूप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में अब भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनसे मिलने परिवार के सदस्यों के साथ आम आदमी पार्टी पदाधिकारी तिहाड़ जेल में मिलने जा रहे हैं। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी जेल प्रशासन से केजरीवाल से मिलने की अनुमति मांगी थी। वे 10 अप्रैल को मिलने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 15 अप्रैल को होने वाली इस मुलाकात को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर कई अहम निर्णय हुए हैं, जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन ने पंजाब सीएम की मुलाकात को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 15 अप्रैल को अब उनकी मुलाकात होगी, और जेल अधिकारियों ने कहा है कि बैठक दोपहर में होगी। मुलाकात जांगला के अंदर कड़ी सुरक्षा में होगी, क्योंकि मान को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री मान के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात अब उनकी संभव नहीं है, क्योंकि वे भी इसी केस में इस जेल में बंद रह चुके हैं। और आइए इसी पे ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ गए हैं। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी आलोक जी, जैसे कि सीएम मान और केजरीवाल की मुलाकात, अब यहाँ पर क्या मायने हो सकते हैं उनकी इस खास मुलाकात के? क्या लगता है कि एक बार फिर यहाँ पर दिल्ली में कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है? देखिए, बड़ा घटनाक्रम हो ना हो, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि केजरीवाल साहब के जेल जाने के बाद भी पार्टी इंटैक्ट है, और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो भगवंत सिंह मान जी, सभी जो है केजरीवाल साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनसे कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं कि संजय सिंह के हटने से, बाहर आने से, उनको जमानत मिलने से पार्टी की गतिविधियों में कुछ अलग तरीके की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वैसी देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जो पदाधिकारी हैं, वो अभी भी केजरीवाल साहब के साथ खड़े हैं। उनका पूरा विश्वास केजरीवाल साहब के साथ में है, और ऐसी मुलाकात के बाद ये बात और स्थिर हो जाएगी। तो राजनीतिक हलकों में जो एक घटना उठ रही थी कि उनकी पत्नी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, वो उस पे जो है एक बड़ा विराम लग जाएगा। जी, जैसे कि यहाँ पर आलोक जी, जैसे कि अब आम चुनाव का जो चर्चा है वो आम हो गया है, और अभी भी केजरीवाल, अगर सीएम केजरीवाल की बात करें तो वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर जो पार्टी का कैंपेन कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जगह जगह की बातें जो है उठ रही हैं, और केजरीवाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली के कामकाज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के दस्तखत की जरूरत होती है, क्योंकि आप जानती हैं कि जेल में बंद होने के बाद आपके पास जो है रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, आपके हर कार्य के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत से कार्य जो हैं वो बाधित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक राजनीतिक दांव पेच है जिसको केजरीवाल बहुत फूक के समझ के चल रहे हैं। और देखने वाली बात है कि जेल में रहने के बाद भी, इस्तीफा ना देने के बाद भी, जो पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, विशेषकर देखा जाए पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि एक बड़ा गद्दावर नेता है और एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चला रहे हैं, उनका अभी भी केजरीवाल में पूरा विश्वास है, और वो उनसे मिलने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 15 तारीख को एक अच्छी उनके बीच में मीटिंग होगी। तो कुल मिला के जो राजनीतिक पहलू हैं, आम पार्टी वो अपने पहलुओं को, अपने चीजों को जो है समझदारी से फूक के कदम रख रही है,
और जहां तक विपक्ष का सवाल है, वो हमेशा की तरह जो है केजरीवाल साहब के जेल जाने पे इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उसको इस्तीफा नहीं मिला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी भूमिका है केजरीवाल साहब की पत्नी सुनीता केजरीवाल साहब की, उसको लेके जो पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी, उस पे एक बड़ा विराम लगने वाला है कि अगर देखा जाए कि संजय सिंह और भगवंत मान ये दो एक बड़े नेता हैं, अगर वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि सुनीता अग्रवाल जो केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, उनकी जो भूमिका चल रही है उसके लिए सबकी सहमति है। जी आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बोरवेल में एक मासूम खेलते खेलते गिर गया, जिसके बाद मासूम को निकालने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रीवा जिले के मनिका गांव में बालक सूखे बोरवेल में गिर गया, जो बहुत ही दुख की बात है। सीएम ने कहा कि हमने रेस्क्यू के लिए वहां पर टीमें लगाई हुई है, लेकिन बारिश होने से मिट्टी गीली होने के कारण काफी कठिनाई आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। सीएम ने कहा है कि इस संबंध में जो भी जरूरत पड़ेगी वे सब करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विधायक सिद्धार्थ तिवारी मौके पर हैं, कलेक्टर एसपी से बात हुई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर सफल हो जाएंगे। और सीएम ने कहा कि प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए गए, पुनः निर्देश दे रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में अगर खुले हुए बोरवेल मिलते हैं तो उसको तुरंत बंद करा दें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 एम्बुलेंसेज हैं, एक एएलएस और एक बीएलएस एम्बुलेंस, और ये पूरी तरह से सुसज्जित एम्बुलेंस हैं, जिनमें की वेंटिलेटर, इंट्यूबेशन की और पूरी सुविधाएं हैं। और अपने जिला चिकित्सालय से 2 बच्चों के डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित हैं कि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की जो इनको अपनी रिससिटेशन की और जो जीवन रक्षक उपाय करने हैं, वो पूरी तरह से वो सक्षम है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, अपने पास 6-7 जंबो सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के। जैसा ये जो बच्चा है रेस्क्यू होके बाहर आएगा, इसको तत्काल यहाँ से अपनी एएलएस एम्बुलेंस से हम सिविल हॉस्पिटल चौथा शिफ्ट करेंगे। इसीलिए उस पैरेलल एसओपी जो है बोरवेल की, तो हम लोगों ने पैरेलल एक खुदाई शुरू की, 50 फुट की लगभग खुदाई की गई है, और उसमें से एक हॉरिजॉन्टल अब टनल बना करके बोरवेल में उस जगह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर बच्चे के फंसे होने की संभावना है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम ने अपना मोर्चा संभाले हुए है और वो लगातार इसमें जो टनल बनाने का काम है उसमें काम कर रहे हैं। क्या अनुमान है कि कितना और वक्त इसमें रेस्क्यू में लग सकता है? अभी जो प्रोग्रेस है और जिस तरीके से खुदाई, चूंकि मशीनों की खुदाई एक सीमा तक हम लोग कर सकते हैं, 7 से 8 फुट के आगे फिर मैनुअल खुदाई करी जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से ये संभावना होती है यदि बच्चा फंसा हुआ हो, कहीं नीचे गिर जाए। तो ये सब चीजों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मैनुअल खुदाई चल रही है। तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि अगले 1 से 1.5-2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बोरवेल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होने, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा, और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वही मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब तो जैसे कि यहाँ पर मासूमों के गिरने का सिलसिला है जो वो लगातार जारी है। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि बोरवेल में मासूम बच्चा गिर गया है और उसको निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी में सफलता मिलती है और किसी में मासूम जो बच्चे हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इस पर भी, इतना सब होने के बाद भी, प्रशासन की तरफ से तैयारियां इतनी करने के बाद भी जो है इस पे लगाम नहीं लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर पूर्व सीएम से लेकर के जो अभी सीएम है वो भी कई बार यहाँ पर दे चुके हैं, आदेश दे चुके हैं कि भाई इसको बंद कराया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएम की बात को ना मानकर यहाँ पर बोरवेल जो है खुले में छोड़ दिए जाते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और हर आए दिन यहाँ पर मासूम बच्चे हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते, बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, जिनसे उनको, उनके परिवार को भी एक चोट पहुंचती है कि बच्चा बोरवेल में गिरा है और उससे निकल नहीं पा रहा, जिसके लिए प्रशासन से लेकर पूरा देश दुआ करता है, लेकिन बच्चे के ऊपर यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर उस बोरवेल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
चलिए ज्यादा इस पर ही बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता रीवा से हमारे साथ राकेश शुक्ला जो है जुड़ गए हैं। राकेश, जैसे कि यहाँ पर हर बार ये बात सामने निकल कर आती है कि बोरवेल में मासूम गिर रहे, लगातार मासूम गिर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें अगर, और अब जो सीएम है इनकी भी बात करें, यहाँ पर निर्देश ये लोग दे चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्योतर तहसील का मामला है और जब से बच्चे के गिरने की जानकारी लगी है तो प्रशासन, हालांकि सुबह हमारी बात कलेक्टर प्रतिभा पाल जी से भी हुई तो उन्होंने भी बताया कि जब से बच्चा जो है बोरवेल के अंदर गया है तो लगातार प्रशासन की टीम जो है रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जी नहीं, रेस्क्यू करने में प्रशासन की टीम लगी और हर बार ऐसा ही होता आया है कि जब जब बच्चा बोरवेल में गिरता है प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उसको निकालने के लिए जुट जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बच्चे गिरते रहते हैं, यहाँ पर निर्देश भी दे चुके हैं, प्रशासन की तरफ से निर्देश है, सीएम की तरफ से निर्देश है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती। गड्ढों को यहाँ पर बंद नहीं किया जाता है जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आखिर इस पर कार्रवाई होगी कब? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे जो बोरवेल के मालिक हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बोरवेल कराया था और बोर में पानी नहीं निकला तो कम से कम उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर ये खुला नहीं छोड़ा गया होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज पूरा देश उस बच्चे के लिए दुआ कर रहा है कि किसी कदर उसकी जान बच जाए। जी तो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑपरेशन अभी तक कहां तक पहुंचा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जैसे ही जानकारी लगी कि बच्चा बोरवेल के अंदर गया है तो सबसे पहले प्रशासन ने जो प्राथमिक टीम होती है रेस्क्यू की उनको लगाया गया। लेकिन जब ये समझ में आया कि ये काम करने में सफल नहीं होंगे तो फिर एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया और वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 फीट ये लगभग गहराई खोदी जा चुकी है और वहीं से अब बोरवेल में जो है मिलने के लिए जो है एक टनल भी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरा देश है जो बच्चे के लिए दुआ कर रहा है कि बच्चा बाहर आ जाए सकुशल। और यहाँ पर ये भी साथ ही में एक निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया गया है कि कहीं ना कहीं बोरवेल जो खुले पड़े रहते हैं उन पर एक बार फिर से कार्रवाई की जाए ताकि उनको बंद कराया जाए और जो बच्चे हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।